हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन एसए 230 जो कि बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को क्विकली रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बस सीधा सीधी बताएं तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बस द स्पेसिफिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड अदर एसे डजंट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसे। लॉज एंड रेगुलेशन में एस्टेब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। एडिशन कुछ हो सकता है, कम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेचर एंड पर्पस क्या रहेगा? Evidence, audit documentation that meet the requirement of essay and the specific documentation that meet the requirement of other relevant essays. Act as in provides क्या? Evidence on the basis evidence of the auditor base for a conclusion about the achievement of the overall objective of auditors, and evidence that the audit were planned and in accordance with the applicable essays and applicable legal and regulatory requirement। देखो सीधे बताता हूँ, ऑडिट एविडेंस क्या प्रोवाइड करता है? ये एविडेंस प्रोवाइड करता है डेट ऑडिटर का जो बेस है, जो कंक्लूजन में जो आया, जो कंक्लूड वो कर रहा है, उसके पीछे क्या बेस है, ठीक है। अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है। जो कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, भैया मैंने सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको कंक्लूड किया, उसका एविडेंस। एविडेंस दैट द ऑडिटर वर प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड। एविडेंस किया कि ऑडिटर प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद द एसेस and applicable legal and regulatory requirement. Next, assisting the engagement team to plan and perform the audit। क्या बोल रहा है? असिस्ट कर रहा है एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट, ठीक है। असिस्टिंग द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम responsible for supervising to direct and supervising to the audit work and to discharge here। ये सारी बातें देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंट को सर्व नंबर ऑफ एडिशनल पर्पस। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या काम है उसका? जो प्लान एंड परफॉर्म में आपकी मदद करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसको डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। भाई तेरे को एक मैंने काम दिया था, मैंने खुद ने लिखा है, तू कैसे मना कर रहा है? तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्यूचर ऑडिट, इट विल हेल्प एज अ सिग्निफिकेंस टू द, कभी कल को फ्यूचर ऑडिट करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन मुझे हेल्प करेंगे। लास्ट टाइम यहाँ पे ये लोचा हुआ था। enabling the conduct of quality control review and inspection in accordance with the SQC1। enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal and regulatory framework। तो ये सारे पर्पस सर्व करते हैं कौन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। इफेक्टिव डेट 2009 है इसकी, अलग है थोड़ी सी। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड व्हाट? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोवाइड करेगा? कम से कम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने को प्रोवाइड करे यार, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर रिपोर्ट हम बनाएंगे। एंड evidence that the auditor was planned and performed in accordance with the essays and the applicable legal and regulatory requirement, ठीक है। बस ये सब मेन चीज है। ऑडिट फाइल और डॉक्यूमेंटेशन ये सब सेल्फ पे खुद पढ़ लो। अब आता है रिक्वायरमेंट, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ। ये आपको कम करना ऑन अ बेसिस, टाइमली प्रिपेयर करना आपको ये सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब आता है फॉर्म एंड द कंटेंट। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू अनेबल द एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। देखो भैया, जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं ऑडिट से, वो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ना उनको चीजें समझ में आने लग जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बना जाए सिर्फ और सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है। ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, ठीक है। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या क्या चीज टू अंडरस्टैंड, क्या कि वो उसको क्या क्या समझ में आएगा कि नेचर एंड द टाइमिंग इन द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म्ड टू कंप्लाई विद द एसे एंड एप्लीकेबल द रिजल्ट। क्या ऑडिट प्रोसीजर का परफॉर्म, उसके एविडेंस आपको, मतलब डॉक्यूमेंटेशन देखते ही उनको ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए, रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो आपने आए, एंड द ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन करे, एंड सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द audit, the conclusion reached thereon, and the significant professional judgment made in arising those conclusion। In documenting the nature, timing and extent of the audit procedure performed, the auditor shall record, क्या record करेगा? Identifying the characteristic of specific item or the matter tested। ये क्या बोल रहे हैं हम? In documenting the nature, timing and extent the audit procedure performed, the auditor shall record the identifying the characteristic of the specific item or the matter tested, who performed the audit work and the date on which, कब उसने कंप्लीट किया, and who reviewed the audit performed and date and the extent of such review। 10th पॉइंट ये आता है अपना, ये 9th के बाद सीधा 10th। the auditor shall document the discussion of the significant matter including the nature of significance matter discussed and when and with whom ये डिस्कशन हुआ, वो सारी चीज डॉक्यूमेंट करनी है आपको, ठीक है। मैं आज यहाँ पे सुबह 10 बजे आया था और मैंने आज सेल्स परचेज चेक करे थे और मुझे ये सारी फाइंडिंग्स मिली। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपको करनी है। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन,
रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है कि इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन, और या फिर जो आई इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी उससे, तो उसको कैसे उसने डील किया, कैसे उसको एड्रेस किया इनकंसिस्टेंसी को, वो सारे चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करनी है। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अपने को नीचे देखने को मिलता है, उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट यहीं पे ले दिया है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, पैरा 5 बोलता है, द फॉर्म एंड द कंटेंट डिपेंड ऑन द फैक्टर। क्या क्या डिपेंड है, मतलब मेरा किस फॉर्म में क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या एक्सटेंट ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेगा, क्या क्या फैक्टर्स, ये फैक्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फैक्टर्स के ऊपर होगा तब ये लिखना है। अगर क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मतलब ऑडिट मतलब क्या क्या चीज है जिसको ध्यान रखना होगा, मतलब जो कि कोई प्रीवियस ऑडिटर देखते ही इसको समझ जाए, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी चाहिए, तब हमें इंश्योर करना है कि that it's sufficient to enable the experienced auditor having no previous with the auditor to understand nature, timing, result of the audit procedure, significant matter during which auditor conclusion, ये सब सारी चीजें देख के चलना है। अब आता है कि फैक्ट साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। भैया एंटिटी का साइज कितना बड़ा है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पे है नहीं, तो उसकी बेसिस पे मेरे डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, मेरे को किस टाइप का काम नेचर करना है, काम करना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो सब चीजें। The identify risk of material misstatement, the significance of the audit evidence जो मेरे को obtain करी है, the nature and the extent of the exceptions, कोई exceptions identified हुई है तो वो सब डॉक्यूमेंट करने हैं। तो मतलब ऐसा कुछ चीजें है या नहीं है। तो फैक्टर्स क्या क्या, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, भैया इसका साइज कितना बड़ा है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है और कितना कॉम्प्लेक्स है, इनका जो इंटरनल कंट्रोल है, जो प्रोसेस के थ्रू ये ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद क्या कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो साइज एंड द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ द ऑडिटेड प्रोसीजर परफॉर्म्ड। ठीक है, नंबर 3 आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, जो मेरे को रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करनी है, कैसे करनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन, क्या क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट, क्या क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन जो मुझे हुए, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बेसिस पे ही मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डिसाइड करूंगा। ठीक है, नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस, कोई क्या नेचर क्या है, जो भी एक्सेप्शंस निकल के आई है हमारे सामने, हमारे जो भी हमने जो थोड़ा बहुत देखा उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है, तो उसके बेसिस में क्या करूंगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन ऑन और ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन नॉट डिटरमाइनेबल from the documentation of the work performed or the audit evidence obtained, the audit methodology and the tool used, क्या क्या चीज आप यूज करोगे। तो पहला आता साइज, नेचर, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बाद अपना आता सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, देन अपना आएगा एक्सेप्शंस कुछ आइडेंटिफाइड हुई या नहीं हुई, नेचर एंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, आइडेंटिफाइड रिस्क, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन नॉट रीडली डिटरमाइनेबल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आउट कर देना। बट ये 5 पॉइंट, साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एंड द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड द टूल यूज्ड। इज दैट क्लियर। तो ये सारी समरी अपने को देखने रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या, डिपार्चर फ्रॉम द रेलिवेंट, अपने कोई डिपार्चर हुए, इफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस if in the exception circumstances auditor judge that it is necessary to depart from the relevant requirement, तो उसको भी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। शैल डॉक्यूमेंट द हाउ द अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म उसने किए, अचीविंग द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड अदर रीजनेबल डिपार्चर, कैसे उसका मतलब रीजन क्या डिपार्चर का और क्या अल्टरनेट प्रोसीजर उसने अडॉप्ट करे। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई एक्सेप्शन, इफ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस परफॉर्म new or additional audit procedure or draw new conclusion after the date of the audit report, the audit shall document। देखो भैया आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, मैं उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना, जो भी करना है, तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर हुई थी जिसके कारण मेरे को दोबारा चीज़ों को ध्यान रखना पड़ा। एंड द न्यू एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म करे और क्या ऑडिट एविडेंस हमें ऑब्टेंड हुआ, एंड द क्या कंक्लूजन हम लोग आए और उसका इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से मुझे ये क्या सर्कमस्टेंस को डॉक्यूमेंट करो, और क्या न्यू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या एविडेंस मुझे मिले, और मैं कैसे कंक्लूजन पे आया, ऑन कंक्लूजन रीच। ठीक है, वो कैसे कंक्लूड कर रहा हूँ, उसका बेसिस डॉक्यूमेंटेशन करना है। एंड इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की इशू के बाद ये सारी चीजें सामने आ रही है। इज दैट क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हेन एंड बाय होम द रिजल्टिंग चेंज टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यूड, कब किसने ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करे, चेंज करे, वर मेड एंड रिव्यूड। नाउ
थिंग इज दैट असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल। देखो आपको असेंबली करना है ऑन अ टाइमली बेसिस। अब कुछ पॉइंट है जो आपको शायद इस बुक में नहीं मिलेंगे, बट मैंने लिखे हुए तो आपको बता देता हूँ। आपको रिटेन करने कम से कम 7 साल तक आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, और ये असेंबली विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जब ये आपको ऑडिट रिपोर्ट जाएगा तो उसके विद इन 60 डेज आपको ये असेंबली करनी है। इस पैराग्राफ में यही सब चीजें 10, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये आपको पढ़ना है तो चलो मैं पढ़ा देता हूँ। ये कह रहा है हमने टाइमली बेसिस करना है असेंबल। आफ्टर असेंबली और द फाइनल ऑडिट हैव बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट या डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और द नेचर बिफोर द एंड ऑफ द रिटेंशन पीरियड। ठीक है, 7 साल जो कि अपना है। ये नीचे लिखे होते पॉइंट, तो मैंने आपको शॉर्ट में यही मेन मेन चीज बता दी है। ठीक है, द स्पेसिफिक रीजन फॉर मेकिंग दैम एंड व्हेन एंड बाय हुम दे वर मेड एंड रिव्यूड। तो मतलब बड़े कॉमन से पॉइंट है, हर जगह आपको ये कॉमन चीजें देखने को मिल रही है, राइट इजंट इट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। टुडे नहीं, सॉरी, दैट्स ऑल फॉर दिस एसे। ओके, मुझे लगा क्लास को खत्म करने का वक्त है, बट नहीं नहीं अभी नहीं है। तो ये जो चीज़ था, ये उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। अब उसमें जो रेलेवेंट चीज़ें वो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया आपको। ठीक है, नाउ एसे नंबर 240 40 बोले तो 240। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो 240 है, काम करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या बनेगा 420। 420 ही मतलब फ्रॉड। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़ों को ध्यान रखें। क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऐसे खत्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, पर ये ऐसे खत्म कर देते हैं। मैं आपको अपने नोट्स बताता हूँ, दैट इज 240 के अपने नोट्स है ये। थोड़े से अपनी कुछ नोटिंग है, वहीं से इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही हमने ये सारी चीज़ें निकाली है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट हो सकती है किसके कारण, या फिर वो एरर के कारण होगी या फिर वो फ्रॉड के कारण होगी, तो ही रीजन है। ठीक है, इफ ऑडिटर इज कंसर्न विद द फ्रॉड कॉजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ऑडिटर कंसर्न है कि जो फ्रॉड हुआ है इसमें कुछ, उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट आया है। ठीक है, किसके कारण? फ्रॉड के कारण। क्योंकि फ्रॉड के जो देखो एरर होता है नॉन इंटेंशनल होता है। ठीक है, एरर हो गया, गलती से हो गया, सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैनेजमेंट भी सही कर देगा। पर जो फ्रॉड होता है ना, वो प्लान्ड वे में होता है, तो उसको आइडेंटिफाई भी करना बहुत मुश्किल होता है, और आइडेंटिफाई हो भी जाता है तो उसको रिपोर्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। मतलब उसकी जो एविडेंस भी चाहिए ना हमें रिपोर्ट करने के लिए। तो अगर ऑडिट का कंसर्न है कि विद द फ्रॉड कॉजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट, भैया फ्रॉड के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट है, तब उसको क्या करना है? एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग, जो भी फ्रॉडुलेंट है वो उसका रिपोर्ट करना है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड डिडक्शन इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दोष चार्ज विद गवर्नेंस। ये जो प्रिवेंशन एंड डिडक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ऑडिटर का काम नहीं वहाँ पे फ्रॉड ढूंढने का, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वहाँ पे जो उनका जो इंटरनल कंट्रोल वो उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाया या डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दोष चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। सेकंड आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अगर कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक अलग प्रोसीजर अपना आ जाता है। ठीक है, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? रीजनेबल एश्योरेंस देना है और ऑडिटर रिस्क जितना हो सके कम करना है। ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड है तो उस चीज़ को डिटेक्ट करना है, और मैनेजमेंट फ्रॉड तो होते हैं बड़े प्लान वे में होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब बेसिकली हाई लेवल लोग, मैनेजमेंट के बंदे ही वहाँ पे इन्वॉल्व होकर फ्रॉड कर रहे हैं। और ऑडिटर का एटीट्यूड, ऑडिटर की लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हेड पॉइंट से। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव में बड़ा सिंपल सा है, हमें क्या करना है, कलर चेंज कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट यू हैव टू डू? आइडेंटिफाई असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये हम लोग करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। सेकंड, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कॉमन से पॉइंट है ना, तो क्या बार बार यही डाल रहे हो? यस, हर जगह यही सब चीज़ डालेंगे। ऐसे 200 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, विस्तार में पढ़ा था, वीडियो काफ़ी लंबी गई थी, अराउंड 3 से 40 मिनट की थी, तो वो ज़रूरी था वहाँ पे। अब हमें फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। तो आइडेंटिफाई करो, एसेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्टेन करो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बाद डिटरमाइन करो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने को प्रोफेशनल प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द ऑडिट। डिस्कशन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, भैया डिस्कशन करना है एंगेजमेंट टीम से। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसके ऊपर एक अलग से एक ऐसे भी अपना पूरा पूरी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है इनका, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या इसका भी एक अलग से ऐसे। ठीक है,
अनयूज्ड एंड अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, कुछ अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अगर आपको देखने को मिली है तो उसके रिगार्डिंग कुछ को ध्यान रखना है। ये क्या हेडिंग क्या सर? रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस, इसके रिगार्डिंग उनका क्या लुकआउट है, ऑल दोस्त कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली उसके रिगार्डिंग आपको देखना है। इवेलुएट द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, क्या करना आपको? इवेलुएट करो फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट एसोसिएशन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब बेसिकली असाइन द एंगेजमेंट टीम विद द स्किल, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, क्या? टू इवेलुएट, नंबर वन। हाँ, पहला तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में क्या देखना है, एक तो असाइनमेंट करना है एंगेजमेंट टीम जिसके पास वो स्किल है, वो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है उसके पास। और उसके बाद आपको एवेलुएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू द कॉम्प्लेक्स एंड द सब्जेक्टिव मैटर। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को इवेलुएट करना है इन रिलेशन टू द कॉम्प्लेक्स एंड द सब्जेक्टिव मैटर्स। के बाद इनकॉर्पोरेट एंड इंक्लूड अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स, आपको इंक्लूड करने होंगे अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर जो कि अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांस को फेस कर सके। नाउ आप एसेसन लेवल में क्या होता है, डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कैन डू फ्रॉड बाय ओवरराइडिंग द कंट्रोल, तो ऐसा भी हो सकता है फ्रॉड आने के पूरे रिस्क, ये पूरे चांसेस है। कैसे इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक एसेसन लेवल, और ओवरराइडिंग द इंटरनल कंट्रोल, ऐसे कोई फ्रॉड जो कि इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं। इन दैट केस क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर जो रहेगा, आपको जर्नल एंट्रीज चेक करो, जीएल एडजस्टमेंट कोई एक दूसरे अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट देखो, रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट देखो, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कुछ हो रही है तो उसको नोटिस करो, और उसके बाद अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा सर, अब इवेलुएट करो ऑडिट एविडेंस जो आपको मिले। अब ऑडिटर इसमें क्या करेगा, ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, वो डिसाइड करेगा भैया इतना भयंकर फ्रॉड है, मैं तो नहीं कर सकता कंटिन्यू इस एंगेजमेंट को, ठीक है। या फिर मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, भैया तुम्हारे यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और जो मैंने तुमसे डिस्कस किया तुम्हें लगता नहीं कि वो फ्रॉड है, तो तुम बता दो, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन 260 के हिसाब से हम कम्युनिकेट करेंगे, 260 के हिसाब से क्या करेंगे, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। और अगर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी को किसी को कम्युनिकेट करना बनता है तो उसके हिसाब से वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग हम लोग करके चलेंगे। ये 143 सब सेक्शन 12 में हम लोग की कंपनी एक्ट में रिपोर्टिंग आती है, राइट। अब ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करना है, जितना भी आपने ये फ्रॉड की रिपोर्टिंग है, कब किसको रिपोर्ट करा, ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन आपको करके चलना है। तो इस ऐसे में तो सिर्फ इतना ही है अपना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ सकते हो, ये आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये दैट्स योर विश। जस्ट एक ओवरव्यू देख लेता हूँ, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड, बेसिकली मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर, ठीक है। तो फ्रॉड एक होता है इंटेंशनल फ्रॉड हो गया, एक अनइंटेंशनल हो गया, ठीक है। इंटेंशनल तो बेसिकली हम उसे फ्रॉड बोलते हैं, अनइंटेंशनल तो बेसिकली एरर में आ जाता है। तो टू टाइप ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, नंबर वन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसअप्रोप्रिएट ऑफ एसेट। पहला आता फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कर रहे उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया। दूसरा है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, हमने खरीदा बिजनेस के लिए और यूज कर रहे हैं पर्सनल, तो ये हो गया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रिवेंशन, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने रेस्ट विद द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नर नॉट विद द ऑडिटर, ठीक है। उनको रिड्यूस करना है, डिडक्शन पनिशमेंट ये सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का है। चलो अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, उसको ऑब्टेन करना एक रीजनेबल एश्योरेंस reasonable assurance obtained करना that the financial statement are free from material misstatement whether fraud या error owing to the inherent limitation, considering the inherent limitation of audit there is an unavoidable risk that some of the material misstatement may not be detected even though the audit is properly planned and performed, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। the risk reduction not detecting risk material misstatement from the fraud is higher than the risk of detecting fraud one from the error। देखो भैया फ्रॉड का जो रिस्क है ना वो थोड़ा हाईयर है, भाई इन्होंने कुछ फ्रॉड के उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैंने पहले ही बोला ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये रिपीटिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो नाउ रिक्वायरमेंट क्या, प्रोफेशनल मैक्टिज्म, क्या मेंटेन अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसम थ्रू आउट द ऑडिट रिकॉग्नाइजिंग द पॉसिबिलिटी एंड द दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एग्जिस्ट है। आपको ये सोच के चलना है भैया फ्रॉड हुआ है, हमें देखना है वो फ्रॉड, ढूंढना है हमें फ्रॉड, मतलब इसे सोच लेके चलनी है, ठीक है। और तभी आप फ्रॉड ढूंढ पाओगे। सोचोगे नहीं सब कुछ सही है एकदम बराबर है, टेंशन नहीं है, अरे बराबर है भाई, विश्वास है अपने को, विश्वास है, ऐसी चीजों को ऐसा एटीट्यूड रखना ही नहीं है, ठीक है।
विद रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरी, जो हमने जो इंक्वायरी करी मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंट हुई तो हम लोग उस चीज़ को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे का डिस्कशन, उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, हम ये सब परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट अदर एंटिटी क्या बोल रहा है, मेक इंक्वायरीज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एस्टिमेट ऑफ द रिस्क। मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है भैया, मैनेजमेंट तुमने क्या काम किए, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे भाई तेरा क्या प्रोसेस है फ्रॉड को डिटेक्ट करने का, बता, ठीक है, क्या तेरा प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ, आइडेंटिफाई उनको रिस्पॉन्ड करने का, आइडेंटिफाई हो जाता है तो तू कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तू बता ना, तेरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है फ्रॉड डिटेक्ट करना, मुझे मिल जाएगा तो बता दूंगा, नहीं मिलेगा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली, मेरी थोड़ी ना है। उसके बाद मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू दो चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग इट्स प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या कम्युनिकेशन हुआ टीसीडब्ल्यूजी के साथ जब कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ तो। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर व्यूज ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस, तुमने एम्प्लॉय को क्या बताया कि हमारा, जैसे टाटा बोलता है, हमारा टाटा का एक फेथ है, ट्रस्ट है, उसके एम्प्लॉयज एक अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रस्ट आपने कभी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, उनको कभी समझाया, उनके अपने कोई बिजनेस प्रैक्टिसेस बताई कि हमारा जो बिजनेस है वो ट्रस्ट से होता है, हमें फ्रॉड नहीं करना है, ऐसा कुछ बताया, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। The audit shall make inquiries of the management and other entities as appropriate to determine whether they have knowledge of actual suspected and alleged fraud or not। हम कम्युनिकेट करेंगे, देखेंगे भाई तुम्हें तो नॉलेज है या तुम हमें टेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें नॉलेज है तुमने हमें क्यों नहीं बताया पहले, व्हाई डिडंट यू टोल्ड मी। ये एक्चुअली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिकॉर्डिंग पॉस्ट है, अभी जो आपने पीछे जो सीन देखा तो वो पॉस्ट के बाद हम कंटिन्यू कर रहे थे, एंड आई हैव नो आइडिया कि रिकॉर्डिंग पॉस्ट में थी, गाइस आई एम रियली इसे कहते हैं टेक्निकल इश्यूज। अदर इन्फॉर्मेशन, ये इतना एक्सपेक्टेड फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये सारे इतना इंपॉर्टेंट बोल के नहीं है, ठीक है, अपने क्वेश्चन करेंगे तब अपने को देख लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल से पढ़ सकते हो, हमने बेसिकली सारा का सारा कर लिया है। और अभी ओवरऑल रिस्पॉन्सेज में क्या लिखा है, असाइन एंड सुपरवाइज, इवेलुएट, इनकॉर्पोरेट, ये सब चीज़ें, असेशन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मैंने आपको बताया था, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया था ऑलरेडी पहले। अब मैनेजमेंट ओवरराइड करता है कंट्रोल को, तो तब हमें कैसे देखना है, इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करके देखना है अप्रोप्रिएट है नहीं, जर्नल एंट्रीज रिव्यू, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, याद है ये सारे पॉइंट्स हमने, इवेलुएट द वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कशन हुए नहीं हुए, परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट वगैरह वगैरह। फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, डिस्कस करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं उसमें, वो सब मेक श्योर कि वो पूरी चेक करो। आपने जो भी एविडेंस दिए दे आर इनकंसिस्टेंट विद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूडिंग द प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, ये सारी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने डिस्कस नहीं किया हमने। ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, तो इन दैट केस वो डिटरमाइन करेगा कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या उसकी, किस किस को कम्युनिकेट करना है, 143 के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है या नहीं है, अगर है तो कंप्लीट करना है, कम्युनिकेट करके फिर विड्रॉ भी करना चाहो तो कर सकते हो, कंसिडर वेदर इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, ठीक है, अगर वो लीगली अलाउड है तो। ऑडिटर फिर बाद में डिस्कस करेगा विड्रॉ, ऑडिटर इफ ऑडिटर विड्रॉस तो डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन द प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट, ठीक है, किस लेवल पे। तो आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, तो द ऑडिटर शेल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से उनसे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, जो कि हम बात करेंगे 530 ऐसे में, सॉरी 500 किसमें 580 में हम बात करेंगे, ठीक है। दे एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी डिटरमाइन करने की इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर, जो भी इनको लगता है कि मटेरियल असेसमेंट जो भी उन्होंने किया था मैनेजमेंट ने फ्रॉड से रिलेटेड, दे हैव डिस्क्लोज द नॉलेज फ्रॉड, उनको लगता है कि ये फ्रॉड हुए तो हमारे यहाँ, तो हमने उनको डिस्क्लोज कर रहे हैं, किसको, ऑडिटर्स को, मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है। एम्प्लॉयज हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक। कम्युनिकेटिंग टू द मैनेजमेंट एंड विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट को कम्युनिकेटिंग टू मैनेजमेंट भी कम्युनिकेट करो ऑन अ टाइमली बेसिस एंड अप्रोप्रिएटली एंड अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, अनलेस ऑल दो चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजिंग, इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्ट द फ्रॉड इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट या एम्प्लॉय या फिर अदर फैक्टर्स, ठीक है। मैटर्स किसको कम, देखो मैनेजमेंट वाले खुद गड़बड़ करके बैठे हैं, तो आप किसको करोगे, हाई लेवल अथॉरिटी कौन है, बेसिकली दो चार्ज विद गवर्नेंस on a timely basis and discuss with them the nature, timing and extent of the audit procedure necessary to complete the audit, ठीक है। then communication to the regulatory and enforcement authority, ठीक है, कि डिटरमाइन करो आपको पार्टी आउटसाइड द ऑथोरिटी एंटिटी, किसी लॉ, किसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को बताना है या किसी इनकम टैक्स वालों को कुछ बताना है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, टू मेक एंड हैज़ टू मेक श्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑल्सो।
डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं आपने, जो भी अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज इन्वायरमेंट का जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूड सिग्निफिकेंट डिसीजन जो रीच ड्यूरिंग द डिस्कशन अमंग, जो भी आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या फिर एट एसेशन लेवल, ये सब हमने देखा था राइट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या है एसेस रिस्क को लेके, द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरराइडिंग ऑफ द कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंटेशंस डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट, जो भी आप कम्युनिकेशन करो उसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे, जो मैनेजमेंट या दोष आधारित गवर्नेंस या रेगुलेटर के साथ। Whether auditor has concluded that the presumption that the risk of material misstatement due to error fraud is not applicable in the circumstances, the auditor shall document the reason for the same। ठीक है। Characteristic of fraud, incentive और a pressure to commit fraud। ये देखो क्या होता है, प्रेशर क्या है, कोई मैनेजमेंट के ऊपर आपको एसेस करना, कोई अपॉर्चुनिटी मिली इनको और उन्होंने इसको अच्छे से यूज़ किया, ठीक है। इंडिविजुअल में नॉट बी इन रिलेशन कमिटिंग फ्रॉड, ये सब छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। तो ये सारा अपने को पूरी ये डिस्कशन था। तो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अभी अपना ऐसे आएगा नेक्स्ट 260। चलो टिल देन बाय।